रवीना की दूसरी शादी हुई तो वह अपने बेटे अमन को भी अपने साथ ले गई। सौतेले पिता को अमन से नफरत थी और वह उसे अपने घर में सहन नहीं कर सकता था। रवीना के सामने ही कहने लगा, दहेज में ये नमूना साथ लाने की क्या ज़रूरत थी। रवीना के पति अजीत ने अपने नौकर की छुट्टी कर दी और अब नौकर की जगह अमन ही उसकी भेड़ बकरियां चराने लगा, जबकि अजीत का अपना बेटा एसी वाले कमरे में सोता था और शहर में एक महंगे स्कूल में पढ़ रहा था। एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अमन भेड़ बकरियां चरा रहा था। तेज़ गर्मी के कारण अमन खेतों में बेहोश होकर गिर गया और बकरियां जंगल की तरफ भाग गईं। अजीत का लाखों का नुकसान हो गया था और वह गुस्से में पागल हो चुका था। जैसे ही अमन को होश आया तो रवीना एक विधवा थी जो पिछले 5 साल से अपनी माँ के घर में बैठी थी। उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। रवीना की माँ उसके लिए बहुत परेशान थी। वह यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी रवीना की कहीं शादी हो जाए। रवीना की माँ इस बात से डरती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो यह सारी ज़िंदगी अकेले कैसे गुजारेगी। अजीत एक ज़मींदार था और उसने रवीना के लिए अपना रिश्ता भेजा, लेकिन उसकी शर्त यह थी कि रवीना का बेटा अमन अपनी नानी के घर में ही रहेगा। मैं उसे अपने साथ नहीं रखूँगा। रवीना की माँ इस बात के लिए मान गई। वह तो यही चाहती थी कि किसी तरह उसकी बेटी घर से विदा हो जाए। बस जिस दिन रवीना की विदाई थी उस दिन अमन को कमरे में बंद कर दिया गया। अमन की नानी ने ही उसे कमरे में बंद किया था। वह अपनी माँ की जुदाई सहन नहीं कर सकता था। वह अपनी माँ के साथ जाना चाहता था। मोहल्ले वालों से अमन की चीखें छुपाने के लिए उन्होंने उसके मुंह पर एक पट्टी भी बांध दी। ये रवीना की माँ का कारनामा था। हालांकि वह उसकी नानी थी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रवीना जैसे ही उस घर से विदा हुई तो उन्होंने बाहर से कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर आई तो वह फिर से चिल्लाने लगा। तभी उसकी नानी ने एक डंडा उठाया और उसे डराने लगी कि मैं तुम्हें इस डंडे से बहुत पीटूंगी, वरना तुम चुप हो जाओ। तुम्हारी माँ कल आ जाएगी। समझ नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं। मेरी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। अगर मैं मर गई तो तुम्हें तो कोई संभालने वाला है ही नहीं। अमन पिछले 3 दिनों से स्कूल नहीं गया था। स्कूल के टीचर अमन की नानी के घर आए और कहने लगे, तीसरा दिन है अमन स्कूल नहीं आया, सब ठीक तो है ना। सुनीता जी ने कहा कि उसकी माँ की शादी हो चुकी है और वह माँ की जुदाई में सदमे में है। हर समय कमरे में पड़ा रोता रहता है, ना कोई काम करता है ना ही स्कूल जाता है। मैं इस बच्चे से परेशान हो चुकी हूँ। समझ में नहीं आता कि इसका क्या होगा। आप खुद ही उससे बात कीजिए ताकि वह दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दे। उसका दिल भी बहल जाएगा और धीरे धीरे यह अपनी माँ को भूल जाएगा। मैं तो यही चाहती थी कि अपनी माँ के साथ ही रहे, लेकिन अजीत ने मना किया। वह यही कह रहा था कि मैं इसी शर्त पर शादी करूँगा कि इसका बच्चा हमारे साथ नहीं आएगा। मास्टर जी कमरे में गए। उन्होंने प्यार से अमन के सिर पर हाथ फेरा और उसे यही कहा कि बेटा स्कूल क्यों नहीं आते। स्कूल में तुम्हारे साथ ही तुम्हें याद कर रहे हैं। अमन ने रोते हुए अपने टीचर से कहा कि अब मैं स्कूल नहीं आऊँगा। मेरी पढ़ाई में अब दिल नहीं लगता। मैं अपनी माँ से नाराज़ हूँ। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं अपनी माँ के पास कभी नहीं जाऊँगा। वह मेरी अच्छी माँ नहीं है। उसे मेरी परवाह भी नहीं थी। टीचर ने उसे समझाने की कोशिश की कि आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती थी। वह आपसे मिलने के लिए इधर आती रहेगी। आपकी नानी भी तो आपकी माँ ही है। अमन की उम्र सिर्फ 11 साल के लगभग थी। टीचर के प्यार से समझाने पर वह मान गया और टीचर से वादा किया कि वह कल स्कूल ज़रूर आएगा। लेकिन अगले ही दिन उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। उसकी नानी उसको डॉक्टर के पास ले गई। 1 हफ्ता हो चुका था लेकिन वह ठीक ही नहीं हो पा रहा था। सुनीता जी ने अपनी बेटी रवीना को सूचना भेजी कि अपने बेटे को अपने साथ ले जाओ, वरना यह तुम्हारी याद में मर जाएगा। रवीना ये सुनकर तड़प उठी। भागती हुई अपने बेटे के पास आई और उसे सीने से लगा लिया। वह जानती थी कि उसके बेटे की हालत उसी के कारण है। वह अपने बेटे की किस्मत पर रो रही थी। अपनी माँ के दबाव के कारण से उसने शादी तो कर ली, लेकिन अब उसे अपने बेटे की चिंता सता रही थी। वह बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि मैं अजीत से इस बारे में ज़रूर बात करूंगी। मैं अब अपने बेटे के साथ ही रहूंगी। अगर अजीत ने मुझे मना किया तो मैं वह घर छोड़ दूंगी। मेरा एक ही तो बेटा है और मुझे अपने बेटे की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा प्यारी है।
दूसरी ओर से अजीत अपनी पत्नी को फ़ोन कर रहा था। उस पर चिल्ला रहा था कि 2 दिन हो गए हैं, तुम अभी तक घर वापस नहीं आई। रवीना ने अपने पति को बताया कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने आपको बताया था, जब तक अमन ठीक नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊँगी। यह सुनकर अजीत आग बबूला हो गया। वह अपने घर में हर समय रवीना की मौजूदगी चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वह अमन की वजह से काफ़ी परेशान था। वह अमन को अपने घर में नहीं रखना चाहता था। अमन उधर ज़िद किए जा रहा था कि माँ, आप अब कहीं नहीं जाओ, मेरे पास ही रहो। अगर जाना ही है तो मुझे अपने साथ लेकर चलो। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। नानी भी मुझको डांटती रहती हैं। रवीना ने अपने बेटे को तसल्ली दी कि परेशान न हो, मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। यह तुम्हारी माँ का तुमसे वादा है। यह सुनकर अमन बहुत खुश हुआ। अमन की तबीयत कुछ पहले से बेहतर हो गई थी तो रवीना वापस घर गई। रवीना ने जाते ही अपने पति से कहा कि मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, अपने बेटे के बारे में। अब वह यहाँ हमारे घर में रहेगा, हमारे साथ। आप ज़रा उसकी सूरत तो देखिए, कितना कमज़ोर हो चुका है। लेकिन अजीत ने उसे साफ इनकार कर दिया। तो रवीना ने कहा कि ठीक है, मैं वापस अपनी माँ के घर चली जाऊँगी। पहले भी मैं ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा कर लेती थी, अब भी गुज़र हो जाएगा। कम से कम अपने बेटे के साथ तो रहूँगी। आपकी शर्त को मानते हुए अपनी माँ के कहने पर मैंने अपने बेटे को वहाँ छोड़ा, अपने आप से जुदा किया। लेकिन अब वह अगर मुझसे जुदा रहा तो वह मर जाएगा। अब मैं जीते जी अपने बेटे की जान तो नहीं ले सकती। यह सुनकर अजीत चुपचाप घर से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अगर रवीना रूठ कर वापस चली गई तो मोहल्ले वाले उसका मजाक उड़ाएंगे। अभी कुछ दिन ही तो उसकी शादी को हुए थे। देखो, अजीत की पत्नी घर छोड़कर चली गई। मोहल्ले में उसकी नाक कट जाती। वह होटल पर बैठा चाय पी रहा था। उसका दोस्त गोपाल भी उसके साथ था। गोपाल ने उससे पूछा, क्या हुआ, आज तुम परेशान लग रहे हो? अजीत ने यही कहा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, और अमन के बारे में सारी बात अपने दोस्त को बताई। गोपाल ने अजीत से कहा, लेकिन वह रवीना की तो औलाद है। इस एंगल से भी तो तुम्हें सोचना चाहिए। वह एक माँ है। माँ होने के नाते वह अपने बेटे की जुदाई कैसे सहन कर सकती है? क्या तुम अभी रवीना को अपने साथ रखना चाहते हो? सच सच बताओ, मुझसे छुपाने की कोशिश मत करना। अजीत ने गोपाल से को कहा कि अगर मुझसे सच पूछो तो हाँ, मैं हमेशा रवीना को अपने साथ रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी एक पत्नी और अपने बेटे के लिए एक माँ की ज़रूरत है। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी इतनी अच्छी पहली पत्नी को कैंसर हुआ और वो दुनिया छोड़कर चली गई। मेरा बेटा सुधीर अकेला रह गया और सुधीर के लिए मुझे एक माँ की ज़रूरत थी। इसीलिए रवीना से अच्छा ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा था। गोपाल ने अपने दोस्त से कहा कि तुम खुद एक पिता हो। अगर तुम बाप होकर अपने बेटे सुधीर से इतना प्यार कर सकते हो तो वह तो माँ है। वह कैसे अपने बेटे की जुदाई सहन कर सकती है? मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि माँ बेटे को जुदा करने की कोशिश मत करो और उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो। अजीत को अपने दोस्त की बात समझ में आई। उसने कहा, ठीक है। फिर घर जाकर उसने रवीना से कहा, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ इस घर में रह सकता है। यह सुनकर रवीना बहुत खुश हुई। वह तो अपने पति अजीत को दुआएं देने लगी, लेकिन अजीत के मन में कुछ और ही चल रहा था। अमन खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगा। अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि अजीत ने उससे कहा कि इस घर के जो कुछ काम हैं वह अब अमन किया करेगा। यह सुनकर रवीना को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह अजीत के गुस्से को अच्छी तरह जानती थी। बेचारी वह भी तो बेबस थी। उधर उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी थी। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, कम से कम मेरा बच्चा मेरे साथ तो है। कुछ समय गुजरेगा तो धीरे धीरे इसे स्कूल भेजना भी शुरू कर दूंगी। उसने हालात से समझौता किया और अमन घर के काम करने लगा। अजीत ने अपने नौकर को छुट्टी दे दी और नौकरों का सारा काम भी अमन पर डाल दिया। अब रवीना फिर से परेशान हो गई। वह अजीत से कहती थी कि बच्चे पर दया करो, लेकिन अमन ने अपनी माँ से कहा कि कोई बात नहीं, मैं काम कर लूँगा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। बस मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि मैं आपके साथ हूँ। अमन पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। उसकी माँ जानती थी और उसकी माँ उसे स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहती थी। लेकिन अजीत ने मना किया कि अगर यह हमारे घर में रहेगा तो जो मैं कहूँगा वैसा ही होगा। मैंने तुम्हारी बात मानी
अब तुम्हें भी मेरी हर बात माननी पड़ेगी। यह सुनकर रवीना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वह जानती थी कि अजीत का अपना बेटा सुधीर शहर के महंगे स्कूल में पढ़ रहा है और वहाँ हॉस्टल में रहता है। छुट्टियों में ही घर पर आता था, महीने में 1 या 2 बार ज़रूर आता था और राजकुमारों की तरह उसका वेलकम किया जाता था। उसका एक ख़ास कमरा था जहाँ एसी लगा हुआ था और हर सुविधा उसको दी जाती थी। अपना घर बसाने के लिए रवीना को कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। उसका दिल खून के आंसू रोता था जब वह देखती थी कि उसका मासूम बेटा अमन सुबह सुबह भेड़ बकरियां लेकर घर से निकलता है, दोपहर की रोटी भी अपने साथ लेकर जाता है और फिर शाम को ही वापस आता। ये बात सहन करना उसके बस में नहीं थी। इस साल गर्मियों की छुट्टियों में अजीत का बेटा आया हुआ था तो उसने अपने बेटे का खूब वेलकम किया। सुधीर अपने घर में आया तो उसने रवीना से बात तक नहीं की, चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अजीत को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब वह तुम्हारी माँ है। वह अपने पिता से कहने लगा कि मेरी माँ मर चुकी है, उसकी जगह कोई औरत नहीं ले सकती। मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे लिए माँ लेकर आए। मैंने अपनी माँ के बिछड़ने पर सब्र कर लिया था। अजीत अपने बेटे की यह बात सुनकर परेशान हो गया। उसकी इच्छा थी कि उसका बेटा रवीना को दिल से कबूल कर ले, उसे अपनी माँ मान ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रवीना ने भी अजीत से यही कहा कि लगता है आपके बेटे के अंदर संस्कार नहीं हैं, जबकि शहर में पढ़ रहा है, महंगे स्कूल में जाता है, लेकिन उसे इतनी भी तमीज़ नहीं कि घर में अपने बड़ों से कम आशीर्वाद ही ले लेना चाहिए। इस बात पर दोनों में बहस होने लगी और अजीत रवीना से झगड़ने लगा कि तुम बस अपने बेटे को ही तमीज़ सिखाओ, सुधीर की परवाह ना करो। मैं जानता हूँ मेरा बेटा कैसा है। रवीना ने रोकर कहा कि हाँ, देख लो मेरे बेटे अमन को। मैंने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए हैं कि वह बड़ों की कितनी इज्जत करता है। आपने जो कहा उसने किया, यहाँ तक कि आपने अपने पुराने नौकर को छुट्टी दे दी। मेरा बेटा नौकरों की तरह सुबह से लेकर शाम तक आपकी भेड़ बकरियाँ चराता है, शाम को ही वापस घर आता है। जब शाम को अमन घर वापस लौटा तो सुधीर ने अपने पिता से पूछा कि यह लड़का कौन है। उसने अपने बेटे से कहा कि यह हमारा नौकर है, तुम इसके ज़्यादा नज़दीक होने की कोशिश मत करना। हाँ, अगर खेलना है तो चौधरी के बेटे हैं, उनके साथ जाकर खेल लिया करो, लेकिन इसके साथ बात ना करना। नौकरों के साथ ज़्यादा बातचीत करना ठीक नहीं। सुधीर ने अपने पिता की बात मानी। वह अमन से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, बल्कि उसे गिरी हुई नज़रों से देखता था। मोहल्ले के बाकी बच्चों के साथ खेलता। एक दिन वह शाम को क्रिकेट खेलकर वापस आया तो उसने देखा कि अमन ने उसके बैग में से किताबें निकाली हुई है और एक पेंसिल से कॉपी पर कुछ लिख रहा है। अब सुधीर ने जब यह देखा तो उससे सहन ना हुआ। पहले तो उसने अमन को खूब बुरा भला कहा, फिर उसे मारना शुरू किया। रवीना ने अपने बेटे को सुधीर से छुड़ाया और फिर अपने बेटे को समझाया कि आज के बाद सुधीर की किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। वह अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा। अगले दिन सुबह सुबह ही बहुत गर्मी थी। माँ का दिल अपने बेटे के लिए परेशान था। उसने अमन से कहा कि बेटा, आज भेड़ बकरियां लेकर घर से मत जाना, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अमन ने माँ से कहा कि अगर मैं नहीं गया तो मुझे मार पड़ेगी। वैसे भी अब मुझे आदत हो चुकी है, बाकी लड़के भी मेरे साथ होते हैं। वहाँ पास एक नहर है, अगर ज़्यादा गर्मी लगेगी तो मैं नहा लूँगा, आप परेशान ना हो। दोपहर का समय था। अमन भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसके पास पीने के लिए पानी ख़त्म हो गया था, जबकि नहर का पानी बहुत गादला था और किसी लड़के के पास भी पानी नहीं था जिसे पीकर वह अपनी प्यास बुझाता। वह नहर का गंदा पानी नहीं पीना चाहता था। प्यास की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके दिल में आया कि भेड़ बकरियां किसी लड़के के हवाले करे और घर जाकर पानी पी ले, लेकिन बाकी लड़कों ने उसकी बकरियां संभालने से इनकार कर दिया। वह मजबूर था, वहीं रहा। पानी की कमी और गर्मी की तेज़ी से वह बेहोश होकर गिर गया। एक गांव के लड़के ने देखा कि अमन खेत में बेहोश पड़ा है तो वह उसके घर की तरफ भागा। जाकर उसकी माँ को बताया कि अमन खेतों में बेहोश पड़ा है। रवीना ने जब ये सुना तो रोती हुई वह खेतों की तरफ भागी, अपने बेटे को उठाकर घर ले आई। उसके मुंह में पानी डाला तो उसकी तबीयत कुछ ठीक हुई, लेकिन अमन के बेहोश होने के कारण भेड़ बकरियां बेकाबू होकर
सड़क से लगे जंगल में जा घुसी और फिर उनका कुछ पता ना चला। अजीत को जब पता चला कि उसकी बकरियां खो चुकी हैं तो वे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और अमन को ही इसका जिम्मेदार ठहराने लगा। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि वह तो खेतों में बेहोश पड़ा था। उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। आज तो मैं अमन को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, जो भेड़ बकरियों को ऐसे ही छोड़कर घर वापस आ गया। उसकी तबीयत तो मैं ऐसे ही ठीक कर दूंगा, इतना पीटूंगा कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। बेचारे अमन को ढंग से होश भी नहीं आया था कि अजीत वहां पहुंचा। अमन को होश में आते ही अजीत ने कुछ देखा न बाला और उसको पीटना शुरू कर दिया। रवीना उसके आगे हाथ जोड़ रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वह नहीं छोड़ रहा था और उसे बुरी तरह पीटता रहा, यहाँ तक कि मार मार के खुद भी थक गया। उसके बाद अमन के गले में रस्सी डाली और फिर उसे घर के आंगन में घसीटना शुरू किया। सुधीर यह देखकर मुस्कुरा रहा था। मोहल्ले की औरतें दीवार से अजीत के इस अत्याचारों को देख रही थी और उसको बहुत बुरा कह रही थी। उन्होंने रवीना से भी कहा कि तुम कैसी माँ हो, बच्चे को इस जहन्नम में ले आई हो। तुम्हारा तो घर बस गया, लेकिन यह बच्चा अब अत्याचार सह रहा है। अजीत तो एक दरिंदा बनकर मासूम पर अत्याचार करता है और तुम अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर रही। क्या फ़ायदा तुम्हारी ऐसी ममता का? सच्चाई तो ये है कि तुम ही सबसे बड़ी अपने बेटे की दुश्मन हो, क्योंकि सब कुछ देखते हुए तुम चुप हो। भला कौन सी माँ ऐसा जुल्म सहन करेगी? रवीना जानती थी कि मोहल्ले की औरतें झूठ नहीं बोल रहीं, उनकी बातों में सच्चाई थी। इसीलिए उसने अपने बेटे की जेब में कुछ पैसे डाले, उसके कपड़े दिए और कहा, वापस चला जा अपनी नानी के पास। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि यहाँ से चले जाओ। फिर अमन वहाँ से चल पड़ा, लेकिन वह वापस नानी के पास नहीं गया। वह जानता था कि उसकी नानी भी उससे प्यार नहीं करती और उससे परेशान है। इसीलिए वह इलाहाबाद जाने वाली एक बस में सवार हुआ। इतनी मार खाने के बाद, इतना अत्याचार सहने के बाद अब उसमें इतनी हिम्मत आ चुकी थी कि वह अपनी माँ से जुदा हो सकता था। और जबकि उसकी अपनी माँ उसके सामने हाथ जोड़कर मिन्नत कर रही थी कि यहाँ से चले जाओ, तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इलाहाबाद पहुंचकर बस अड्डे से वह एक सड़क के किनारे बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। इतने बड़े शहर में वह पहली बार आया था। शाम हो चुकी थी, लेकिन वह अब भी अपनी जगह पर बैठा था। एक चाय के ढाबे का मालिक उसे देख रहा था कि यह बच्चा कई घंटों से सड़क के किनारे बैठा है। वह चाय वाला उसके पास आया और उसको वहाँ बैठे रहने का कारण पूछा, तो उसने बताया, मेरा नाम अमन है, मैं इस शहर में नया हूँ, लावारिस हूँ, मेरे माता पिता मर चुके हैं। होटल वाला उसे अपने साथ ले आया और होटल में काम पर रख लिया। उसको रहने का इंतज़ाम किया और अब वह होटल में आ गया। वह ग्राहकों को चाय देता। एक बार होटल पर एक ग्राहक आया तो उसने देखा कि होटल का मालिक अमन को बुरी तरह पीट रहा है। उसे यही कह रहा था कि तू बर्तन ठीक से क्यों नहीं धोता। वहीं पर एक रिटायर्ड ऑफिसर बैठा था। उसे गुस्सा आया। वह अपनी जगह से उठा, होटल के मालिक से कहा कि मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ, वह तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। मासूम बच्चे पर जुल्म करते हो, एक तो इतना इससे काम लेते हो और फिर उसको मार रहे हो। होटल के मालिक ने प्रोफेसर से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। आप कहें तो मैं इस बच्चे से भी माफ़ी मांग लेता हूँ। प्रोफेसर ने जेब से 100 रुपये निकाले, अमन को दिए और कहा, बेटा मैं दोबारा भी आऊँगा और तुमसे पूछूँगा, अगर ये तुम पर अत्याचार करें या कठोर व्यवहार करें तो मुझे ज़रूर बताना। उम्मीद है अब ये तुम पर सख्ती नहीं करेगा। प्रोफेसर वहाँ से चले गए। घर जाकर वह बेड पर लेटे उस बच्चे के बारे में ही सोच रहे थे। उसकी पत्नी ने कहा, सब ठीक तो है, आज आप बड़े परेशान से लग रहे हैं, किस सोच में हैं? तो प्रोफेसर ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। जिस उम्र में उस बच्चे के हाथ में किताबें होनी चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए, इस उम्र में वह बेचारा मजदूरी कर रहा है। ये बात मुझे बहुत दुख दे रही है। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि ऊपर वाले ने आपको इतना कुछ दिया है, क्या आप उस बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दिला सकते? अगर आप ऐसा करेंगे तो ये एक बहुत नेक काम होगा। प्रोफेसर ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल दोबारा होटल पर जाऊंगा। अगर वह बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसका एडमिशन एक स्कूल में करा दूंगा।
प्रोफेसर के जाने के बाद होटल वाले ने अमन को रस्सियों से चारपाई के साथ बांध दिया और उसे जानवरों की तरह मारने लगा। वह उसे मारे जा रहा था, साथ साथ यही कह रहा था कि तुम्हारी ही वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, अब तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वह अमन को लगातार मारता रहा, यहाँ तक कि अमन बेहोश हो गया। होटल वाला अब डर गया कि बच्चा कहीं मर न जाए। उसने जल्दी से उसकी रस्सियाँ खोलीं और चुपके से फिर उसे उठाकर एक वीरान सड़क पर रखकर भाग गया। अमन बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे पड़ा था और जब उसे होश आया तो वह एक खतरनाक गिरोह के हाथ में आ चुका था। ये ऐसे लोग थे जो बच्चों से काम लेते थे, उनको जेब काटना सिखाते थे। अब अमन उनकी कैद में था, लेकिन अमन उनकी बात नहीं मान रहा था, तो उन्होंने दूसरे बच्चों का हाल दिखाया कि जो उनकी बात नहीं मानता वह उसके हाथ काट देते हैं, और ना जाने क्या क्या कहकर उसको डराया। बेचारा अमन था तो बच्चा ही, वह घबरा गया और उसने कहा, ठीक है, जो आप कहोगे मैं मानूंगा। वह लोग उसको एक चोर बनाने में कामयाब हो गए। वह अमन की होशियारी से बहुत खुश हुए। दिन भर वह सबसे ज़्यादा जेब काट कर वापस आता और अभी तक वह पकड़ा भी नहीं गया था। जब 2 हफ्ते तक वह ना पकड़ा गया तो उसके सरदार ने उसे शाबाशी दी और कहा, आज से तू मेरा बेटा है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 1 महीना गुजर जाने के बाद कोई बच्चा पकड़ा ना गया हो, लेकिन तूने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। वह अमन के लिए बाज़ार से नए नए तोहफे लेकर आता, उसकी पसंद की चीज़ें भी लेकर आता। बच्चा खुश हुआ और सिर्फ इसीलिए वह ऐसा कर रहा था कि बच्चा खुश हो जाए और यहाँ से भाग ना जाए। प्रोफेसर उस ढाबे पर चाय पीने के लिए गए तो उसने होटल के मालिक से कहा कि वह बच्चा कहाँ है, जिस पर होटल के मालिक ने कहा कि वह तो यहाँ से भाग गया। वह कामचोर निकम्मा था, जिसकी वजह से आप मुझे पुलिस के हवाले करने वाले थे। मेरे गले में से पैसे चोरी करके वह भाग गया, मेरा कीमती मोबाइल भी ले गया। यह सुनकर प्रोफेसर हैरान थे, उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। एक दिन अमन ने बस में एक यात्री की जेब काटने की कोशिश की तो पकड़ा गया, और उसे पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर साहब ही थे। वह प्रोफेसर की जेब काट रहा था तो प्रोफेसर ने कहा, तुम यहाँ, मैं तो तुम्हें स्कूल में पढ़ाना चाहता था और तुम यहाँ लोगों की जेब काट रहे हो। आज मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। उन्होंने अमन को पकड़ा, बस से नीचे उतारा तो अमन हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ख़तरनाक लोगों के काबू में आ गया था। अगर मैं वहाँ से भागा तो मुझे मार देंगे। प्रोफेसर ने कहा कि एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। मुझे उनकी लोकेशन बताओ, वह कहाँ रहते हैं। मैं उन लोगों को पकड़वाना चाहता हूँ और मेरा वादा है तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊँगा। यहाँ तुम मेरे साथ रहोगे, पढ़ाई करोगे। अमन ने कहा, ठीक है, मैं आप लोगों को उनका ठिकाना बताऊँगा। अमन की पहचान के बाद उन लोगों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने ऐसे ख़तरनाक लोग पकड़े जो मासूम बच्चों को ट्रेन कर रहे थे। प्रोफेसर साहब अमन को अपने घर ले आए, एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन दिलवाया और उससे ये वादा लिया कि अब कभी वह यहाँ से नहीं भागेगा और हमेशा प्रोफेसर साहब के साथ ही रहेगा और कोई धोखेबाजी नहीं करेगा। अमन ने रोते हुए प्रोफेसर साहब से कहा कि मेरी कहानी बहुत लंबी है, मुझे हर तरफ से बहुत दुख मिले हैं। पढ़ना मेरा सपना था, लेकिन कभी मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ। आपने मेरी पढ़ाई की व्यवस्था की, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा और मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। अमन अपना गुजरा हुआ समय भूलकर आगे बढ़ना चाहता था, इसीलिए उसने बहुत मेहनत की। इधर जब रवीना को पता चला कि अमन अपनी नानी के घर नहीं गया तो वह अपना सर पीटने लगी। उसने अमन को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसे ये भी नहीं पता था कि उसका बेटा ज़िंदा भी है या मर गया। लेकिन कुदरत अमन को एक ऐसे घर में ले आई थी जहाँ उसकी अच्छी परवरिश और पढ़ाई का इंतज़ाम हो गया था। अमन को अपनी माँ बहुत याद आती थी, लेकिन वह अपने पर काबू रखा था। खुद से यही कहता था कि ज़िंदगी संवारने के लिए तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर यहाँ से मैं भागा तो शायद दोबारा मौका ना मिले। वह दिल से प्रोफेसर की बहुत इज्जत करता था। प्रोफेसर की अपनी कोई औलाद नहीं थी। वह अमन को पढ़ाकर बहुत खुश थे। प्रोफेसर और उसकी पत्नी दोनों अमन पढ़ाई में होशियारी देखते तो दोनों बहुत खुश होते थे। वह हर क्लास में टॉप करता जा रहा था, यहाँ तक कि एएफसी में उसने बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ तो प्रोफेसर ने पूरे शहर में मिठाई बांटी।
अमन एक कामयाब डॉक्टर बन चुका था, गरीबों का हमदर्द था। उसके दिल में आया कि अब वह अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, उसे अपनी माँ के पास जाना चाहिए। वह अपने गांव गया जहां उसकी माँ रहती थी। वह 12 साल बाद गांव वापस आया था। कोई उसे पहचान नहीं रहा था। गांव के वासियों से उसने अपनी माँ के बारे में पूछा कि वह कहाँ हैं। गांव के लोगों ने उसे बताया कि आज से 6 साल पहले उसका बेटा गुम हो चुका था, न जाने कहाँ गया था। बेटे के गम में वह पागल सी हो चुकी थी, लगातार बीमार रहने लगी थी, यहाँ तक कि बिस्तर से लग गई थी। अजीत को तो वह बोझ लगने लगी थी, इसीलिए उसने तुम्हारी माँ को तलाक देकर घर से निकाल दिया। वह बेचारी कहाँ जाती। तुम्हारी नानी भी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। कुछ लोगों ने मिलकर उसे शहर के सरकारी अस्पताल में भेज दिया था, लेकिन उसके बाद वह अस्पताल से एक आश्रम में चली गई थी और लौटकर कभी नहीं आई। यह सुनकर अमन बहुत रोया और अपनी माँ को ढूंढने निकल गया। जल्दी ही अस्पताल से होता हुआ वह उस आश्रम तक पहुंचा जहां पर उसकी बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। अमन ने जब अपनी माँ को देखा तो वो बुढ़ापे में भी पहचान गया, जबकि वह अमन को पहचान ना सकी। अमन उसके पैरों में गिर गया और यही कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुमसे दूर चला गया था, लेकिन ये मेरे लिए ज़रूरी था। मैं नहीं जानता था कि मेरी जुदाई तुम्हारा ये हाल कर देगी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब तुम मेरे साथ रहना। फिर अमन ने माँ से पूछा कि अजीत कहाँ है, घर पर तो ताला लगा हुआ है। उसकी माँ ने उसको बताया कि अजीत इलाहाबाद के एक अस्पताल में है, उसे फेफड़े का कैंसर हो चुका है, जबकि उसका बेटा उसे छोड़कर अमेरिका चला गया। उसने अपने इलाज पर अपनी सारी ज़मीन बेच डाली। अब तो उसकी सारी जायदाद भी बिक चुकी है। बाकी जो बच गई थी उसका बेटा बेच करके अमेरिका चला गया। अमन उसे देखना चाहता था, जो इंसान इतना जालिम था, जिसने उस पर इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े थे। अब अमन उसकी हालत देखना चाहता था। बड़ी ही मुश्किल से उसे अजीत का पता चला। वह बेड पर लेटा था, मौत को तरस रहा था। अस्पताल में मौजूद एक एक इंसान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो या फिर मेरे लिए दुआ करो कि मैं मर जाऊं। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। अमन ने अपना दिल बड़ा करना चाहा, लेकिन वह नहीं कर सका, क्योंकि इस इंसान के कारण ही अमन ने इतने साल अपनी माँ की जुदाई में गुजारे थे। वह तो एक छोटा सा बच्चा था जब अपनी माँ से दूर हो गया था, सिर्फ अजीत के कारण। लेकिन अजीत को उसके कर्मों की सज़ा मिल चुकी है, और जब तक यह सज़ा पूरी नहीं हो जाएगी वह इसी तरह तड़पता रहेगा। उसके बाद अमन चुपचाप वहाँ से लौट आया और अपनी माँ को लेकर शहर के लिए रवाना हो गया। उसने एक बड़े हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज कराया और फिर गांव में ही वापस आकर अपना एक घर ख़रीदा और जितने भी गरीब लोग थे उनके लिए अस्पताल बनाया और सभी गांव वालों का, खासकर गरीब लोगों का फ्री में इलाज करने लगा। कर्मों की मार जब व्यक्ति पर पड़ती है तो उस समय मौत भी साथ नहीं देती। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि संस्कार और कर्म का गहरा संबंध है। कर्म अगर संस्कारों से भरा होगा तो उसका फल भी मीठा मिलेगा, और अगर कर्म अत्याचारी होगा तो फिर यही हाल होता है जो अजीत का हुआ। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।